हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम कंबशन एंड फ्लेम, जिसमें हम कंबशन के बारे में और फ्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कंबशन क्या होता है। किसी भी सब्सटेंसेस को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो उसे हम कंबशन कहते हैं। इसमें एक नया सब्सटेंस आपको मिलता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, कंबस्टिबल यानी कि ज्वलनशील सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, पदार्थ कौन से होते हैं। सो सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनको जलाने पर इन एयर प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, जिनको जलाने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि वुड, कोल, चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस जो कि हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शास में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जिनको जलाने पर हीट और लाइट जनरेट होती है। नाउ कंबशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हीट को प्रोड्यूस करता है, उसे कंबशन कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंबशन। द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज कंबशन, जो भी सब्सटेंस कंबशन करता है, इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, उन्हें फ्यूल भी कहा जाता है, जैसे कि CNG, है ना। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन, लाइट भी जनरेट होती है, एंड ईदर एज फ्लेम और अ गैस और एज अ ग्लो। एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कि एयर की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जलती है तो उसके लिए एयर यानी ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। आप कैसे बोलोगे कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर की ज़रूरत है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी की हुई है। इसमें क्या किया है कि सबसे पहले फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। आपको एक लाइटेड कैंडल को एक टेबल पे रखना है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द टेबल, आपको क्या करना है, ग्लास चिमनी इसके ऊपर रखनी है। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इज सच अ वे सो दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। आपको इस तरीके से इसको रखना है कि इसके अंदर गैस पास होती रहे। ठीक है, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। अब क्या होता है फ्लेम के साथ, ये देखते हैं। Now remove the block and let the chimney rest on the table. Again observe the flame. Then put a glass plate over the chimney. आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रख देनी है इस तरीके से। And observe the flame again. आपको उस फ्लेम को देखना है क्या वो जल रही है। Now the candle burns freely in because air enters the chimney from the and from below, यानी कि जब एयर नीचे से एंटर कर रही थी तब तक तो वो जल रही थी। एंड द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग इन बिकॉज एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। जैसे ही उसके अंदर एयर जितनी भी थी वो सब ख़त्म हो गई, उसके बाद जो है ये कैंडल जो है बर्न होना बंद हो जाती है, जलना बंद हो जाती है। द कैंडल डज नॉट बर्न इन बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल देयर। सो दिस शोज़ दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। इससे हमें ये पता लगता है कि एयर मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर ले, ठीक है, और जल जाए, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न्स, इट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वह कम से कम टेम्परेचर जिस पे कि कोई भी चीज़ जलती है। ठीक है, अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न्स इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि कोई भी सब्सटेंस तब तक फायर को कैच नहीं कर सकता, तब तक नहीं जल सकता जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। सभी सब्सटेंसेस के एक जैसे टेम्परेचर नहीं होते हैं। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन इज़ लेस। जो इग्निशन टेम्परेचर कैरोसिन का होता है वो सबसे कम होता है देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। इसलिए कैरोसिन जल्दी आग पकड़ लेता है, वुड को थोड़ा टाइम लगता है।
Substances which have very low ignition temperature can easily catch fire with a flame, यानी कि जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए उन्हें इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे क्या है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर हैं यहाँ पे, जैसे कि फ्यूल होना चाहिए, एयर होना ज़रूरी है वहाँ पे टू सप्लाई ऑक्सीजन, हीट टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि आपको सब्सटेंस को इस तरीके से जलाना है कि उसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। अ सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन, यानी कि वो फ्यूल नहीं होगा तो नहीं जलेगा, जैसे कि वुड है ना, वैसे ही एयर का होना ज़रूरी है, अगर एयर नहीं रहेगी तो वो जल ही नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी। हीट यानी कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए वरना वो नहीं जल पाएगा। नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर, आप फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? द कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर, मतलब हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, सबसे पहले फ्यूल, ऑक्सीजन होना वहाँ पे ज़रूरी है, इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। फायर कैन बी कंट्रोल्ड, ये तो हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जलने के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ मोर ऑफ दिस कंडीशन, यानी कि आप इन तीनों कंडीशनों में से कोई भी एक चीज़ को रिमूव कर दोगे तो फायर को हम कंट्रोल में ला सकते हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दो, या फिर उसमें से एयर जो है उसको सप्लाई करना बंद कर दो, है ना, जैसे कि हम अब फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, है ना, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जिससे कि एयर का सप्लाई कम हो जाता है, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, जिससे कि फ्यूल का टेम्परेचर कम हो जाता है, और बोथ एंड कंट्रोल द फायर, यानी कि दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जिसमें कि मेनली होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि किसी भी चीज़ को बर्न नहीं होने देती। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर, बाय यूजिंग वाटर, आप वाटर को यूज़ करके फायर को कंट्रोल में ला सकते हो। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन मटेरियल लाइक वुड, पेपर एक्सेट्रा आर ऑन फायर, यानी कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जल रही है जैसे वुड, पेपर, इनको आपको जलने से रोकने के लिए आप वाटर का यूज़ कर सकते हो। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आप जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इसी तरीके से जले तो आप वाटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कंडक्ट करता है, ठीक है, इसीलिए इट कैन हार्म दोज ट्राइंग टू पुट आउट ऑफ फायर, आउट द फायर, यानी कि आप इससे हार्मफुल इफेक्ट्स और दिख सकते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको वाटर नहीं यूज़ करना है। वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट ऑयल, पेट्रोल फायर्स, बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे वाटर का यूज़ भी नहीं करना है। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेबल सब मटेरियल्स लाइक ऑयल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो सबसे अच्छे तो यही है कि हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि कोई भी मटेरियल जल रहा हो जैसे कि ऑयल, पेट्रोल, वुड, या कोई भी पेपर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कुछ भी जल रहा हो उसको बुझाने के लिए हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हेवियर देन एयर, एयर से हैवी होती है, एंड इट कवर्स द फायर, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट्स आउट ऑफ द फायर, यानी कि वहाँ से ऑक्सीजन की कमी कर देती है जिससे कि वो जलना बंद हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है एज लिक्विड इन सिलेंडर्स जैसे कि रेड कलर के आपने देखे होते हैं, उसमें लिक्विफाइड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है। केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, लाइक बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर, यानी कि इसमें केमिकल फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी रहता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है इन फायर एक्सटिंग्विशर। टाइप्स ऑफ कंबशन, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कंबशन, जैसे कि सबसे पहला होता है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, जो जल्दी ही जल जाता है, उसे रैपिडली कंबशन कहते हैं, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट,
जो जलने पर हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट यानी कि बाहर से जलाने पर, जैसे कि बर्निंग ऑफ एलपीजी, जब भी आप इसको जलाते हो तो हीट और लाइट जनरेट होती है, इसे हम बोलते हैं रैपिडली कंबशन, जो कि रैपिड होता है एकदम जल्दी। स्पॉन्टेनियस combustion is a combustion in which a substance burns spontaneously and produces heat and light without the help of external heat, यानी कि बिना किसी हेल्प के ही अपने आप कोई चीज़ जल जाती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली, उसी को क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को जब भी जलाया जाता है एट द रूम टेम्परेचर, वो जल्दी ही हीट और लाइट को जनरेट कर देता है, ठीक है, इसमें क्या है, एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सप्लोशन इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली एंड प्रोड्यूसेस हीट लाइट, यानी कि आपने एक्सप्लोशन देखा ही होगा, पटाखों को जलाते हैं जब दिवाली पे, तो आप उसको जैसे ही जलाते हो वैसे वो हीट लाइट और साउंड क्रिएट करने लगता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। सो इसी को क्या कहा जाता है, एक्सप्लोशन, जैसे एक्सप्लोशन ऑफ क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट और प्रेशर। टाइप्स ऑफ कंबशन, जैसे कि ये रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोशन। नाउ फ्लेम, फ्लेम की बात आती है क्योंकि चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। इज द जोन ऑफ कंबशन ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच आर वेपोराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूसेस फ्लेम, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वेपराइज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द बर्निंग, इट्स कॉल्ड फ्लेम। नाउ kerosene and wax are the example of flame. Substances which do not vaporize during burning do not produce flame, यानी कि जो वेपराइज नहीं करते हैं वो फ्लेम भी जनरेट नहीं करेंगे, जैसे कि कोल, चारकोल एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे जो बाहर का लेयर होता है उसे हम बोलते हैं, जो कलर इसका होता है ब्लू कलर, नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, इसमें इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। मिडिल जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं मिडिल जोन, येलो कलर का होता है, ल्यूमिनस जोन होता है ये, इसे पार्शियल कंबशन कह सकते हैं। इनर जोन जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, एंड अनबर्न्ड वैक्स वेपर यहाँ पे होती है, यहाँ पे वेपराइजेशन होता है। नाउ हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला। मॉडरेट हॉट कौन सा होता है, बीच वाला। और सबसे कम हॉट कौन सा रहता है, नीचे वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फ्लेम का स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, द आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। आउटर जोन की बात करें, कंप्लीट कंबशन कहाँ पे होता है, आउटर जोन में। सो कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू एंड इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कौन सा होता है, आउटर जोन। इट इज़ द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। मिडिल जोन की बात करते हैं, पार्शियल कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस, यानी कि थोड़ा बहुत कंबशन यहीं पर होता है मिडिल में, ज़्यादा नहीं। द कलर ऑफ द फ्लेम इज़ येलो, इसका कलर का मतलब इसका मिडिल सेक्शन का कलर क्या होता है, येलो, एंड इज़ मॉडरेटली हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, यानी कि एज़ कम्पेयर टू आटोजोन इसका जो हीट होती है वो कम होती है। इट इज़ ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये ल्यूमिनस पार्ट होता है और ये वाला नॉन ल्यूमिनस होता है। इनर जोन की बात करते हैं, देयर इज अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ द फ्यूल एंड द कलर इज ब्लैक एंड इज लीस्ट हॉट पार्ट। सबसे नीचे वाला जो इनर जोन होता है वो कम गर्म होता है। ओके, द टाइप्स ऑफ फ्यूल, द फ्यूल्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में हम वुड, कोल, चारकोल की बात करते हैं। लिक्विफाइड में हम कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। एंड गैसियस में जैसे सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, इन सब की बातें हम करते हैं गैसेस फ्यूल में। तो अलग अलग फॉर्म में हम फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉलिड में हम वुड, कोल की बात कर रहे हैं, लिक्विड में हम पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल और कैरोसिन की बात कर रहे हैं। उसके बाद गैसेस में हम सीएनजी और एलपीजी की बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि वो इज़ रेडली अवेलेबल, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, टू ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से उसको रखा जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके, वो मॉडरेट रेट में बर्न हो, प्रोड्यूसेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अच्छे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर सके, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी चीज़ बाद में ना बचे उसे जलाने पे,
जैसे कि हम एलपीजी को जलाते हैं तो कोई भी कोक या ऐश वगैरह नहीं बनती है। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, जिससे पॉल्यूशन ना हो, वो सारे क्या है, गुड फ्यूल्स हैं। Calorific value of fuels. The calorific value of fuels is the amount of heat energy produces on complete combustion of 1 kg of fuel, यानी कि 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल को जलाने पर जितना कंबशन होता है उसी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, इसे किलो जूल पर केजी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स इन किलो जूल पर केजी, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है सभी की। हाइड्रोजन गैस इज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है सभी फ्यूल्स में। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जब भी हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक अस्थमा, यानी कि जितने भी ये फ्यूल्स हैं, वुड, कोल, पेट्रोल, जब इनको जलाया जाता है तो इससे कार्बन निकलती है जिससे हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जैसे लंग्स उसको इफेक्ट करती है, जिससे अस्थमा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जब भी कंबशन पूरा नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगी जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है और इससे डेथ भी हो सकती है। बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि जब भी फ्यूल्स को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है विच कॉसेस राइज इन द टेम्परेचर्स को बढ़ाने के लिए मेन रोल प्ले करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इट कॉसेस मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, यानी कि इससे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एंड राइज इन सी लेवल, इससे सी लेवल बढ़ता है और बाढ़ आने की संभावना रहती है इन कोस्टल एरियाज। बर्निंग ऑफ fuel and petroleum releases oxides of sulfur and nitrogen which dissolve in rainwater, यानी कि जब भी कोल और पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो जो इसके ऑक्साइड्स हैं वो सल्फर और नाइट्रोजन जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और ऑक्साइड्स बना लेती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे ये रेन से जो मिलती है, मतलब रेन से मिलकर एसिड रेन बना लेती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जिससे कि क्रॉप्स और सॉइल और जितने भी डैमेजेस होते हैं बिल्डिंग्स पे, हमारी जो स्किन है वो भी डैमेज हो सकती है एसिड रेन से। सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।